तो सर आपका इतना लंबा समय गया साइबर क्राइम की लाइन में और आपने जो सबसे सिमिलर चीज पाई हर जगह वो क्या थी? तो कई बार क्या हुआ कि मैंने कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बताई, ओटीपी चुराने की टेक्निक्स, और मैं पॉडकास्ट में बता रहा था। सर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी मूवीज जो आती हैं वो क्रिमिनल्स को और भी ज्यादा दिमाग देती हैं कि किस तरीके से क्राइम को किया जा सकता है? करती बिल्कुल है ना, वो लिखते तो एक फिल्म थी रेडी प्लेयर वन करके, स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई, 2018 या 19 में आई। सर हमारे फोन में ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिनकी नजर हम पे हमेशा रहती है, जो एक एक चीज जानता है हमारे बारे में और आगे चल के हो सकता है खतरा भी बन जाए? देखिए, आपके फोन में ऑन एन एवरेज 20-25 एप्लीकेशंस तो होती हैं। हाँ। ज्यादा भी होती होंगी। किसी भी ऐप के बिजनेस में 3 ही तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। आप गौर से देखना तो कई सारी एप्लीकेशंस को आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी पता होता है, पर ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेस पर देश भी कंट्रोल कर लेता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप मेरे शो पे आए, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो यहाँ बैठे हैं वो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जिन प्रॉब्लम से आज आप जूझ रहे हैं ना, उन सबके रास्ता दिखाने वाले ये हैं। इनसे बात करिए। थैंक यू सो मच, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। तो सर आपका इतना लंबा समय गया साइबर क्राइम की लाइन में और आपने जो सबसे सिमिलर चीज पाई हर जगह वो क्या थी? देखिए, एक चीज़ है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं। हाँ। वो हमेशा कुछ नया सोच पाते हैं, तो मैं हमेशा उनसे इम्प्रेस हो जाता हूँ। जब भी कोई मैं केस सॉल्व करता हूँ, कुछ नया सीख लेता हूँ, तो मैं वैसे बोलता हूँ कि मैंने जो कुछ भी सीखा है क्रिमिनल से सीखा है। खुद सिखा देते हैं ना? और वही मैं दूसरों को बता रहा हूँ। तो कई बार क्या हुआ कि मैंने कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बताई, ओटीपी चुराने की टेक्निक्स, और मैं पॉडकास्ट में बता रहा था। तो मैं भी संभाजी नगर, जो हमारा महाराष्ट्र में, वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आए, बोले साहब अभी कुछ क्रिमिनल्स हमने पकड़े, उसमें एक लड़का ना ओटीपी चुरा के उसने कुछ किया। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे सीखा, तो उसने आपका वीडियो दिखाया। तो बोले बताइए ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं सर, मैंने किसी क्रिमिनल से सीखा है, फिर मैंने बताया ऑडियंस को। तो ये चांसेस कि मेरे से कोई सीखेगा कम है, ये चांसेस मैं क्रिमिनल से सीखूंगा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और होता क्या है कि ये जो भी चुराने के तरीके हैं, यदि सबको पता पड़ जाएंगे ना, तो वैसे ही क्रिमिनल फेल हो जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं कोई भी जादू ऐसा सबको एक्सपोज कर दूं, ताकि कोई किसी को बेवकूफ ना बना सके। सर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी मूवीज जो आती हैं वो क्रिमिनल्स को और भी ज्यादा दिमाग देती हैं कि किस तरीके से क्राइम को किया जा सकता है? करती बिल्कुल, है ना, वो लिखते तो करते हैं। क्योंकि देखिए, जो क्रिएटिव आदमी होता है ना, वो फ्यूचर देख लेता है। बिल्कुल, वो भविष्य देखकर कुछ ऐसी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक फिल्म थी रेडी प्लेयर वन करके, स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई, 2018 या 19 में आई। क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो ये बहुत पॉपुलर नहीं हो पाई, लेकिन बहुत जबरदस्त फिल्म है। और इसमें मेटावर्स के ऊपर है फिल्म की, दुनिया आगे क्या हो जाएगी। अपने ख्याल से 2050 या 55 की उन्होंने कुछ कहानी कही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये फिल्म सोची गई थी 2014 में, जब मेटावर्स का कोई जिक्र भी नहीं था। और स्टीवन स्पीलबर्ग 6 साल पहले या 5 साल पहले ये फिल्म सोच लेते हैं और फिर पूरा बना लेते हैं और रिलीज कर देते हैं। और उसको आप देखोगे तो उसमें जो चीजें हैं, सिम्टम्स हैं, वो आपको चौंकाएंगे कि यार, मतलब छोटी छोटी चीजें जो आप अब देख पा रहे हो। अब चूंकि अब मेटावर्स आ गया तो आप सोच पा रहे हो, जैसे अब एआई है तो आप चीजें दिख रही हैं, पर वो चीजें बहुत पहले सोच ली गई थी। तो ये जो कमाल की चीज है, इसमें एक और मैं एग्जांपल दूंगा कि जब डिज्नी वर्ल्ड बन रहा था यूएस में, तो जो उसके जनक थे, आई थिंक वॉल्ट डिज्नी या जो भी, वो जब ये इनॉग्रेट हुआ, जब ये लॉन्च हो रहा था, उससे पहले वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई। तो जब वो इनॉग्रल डे के दिन लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि यदि वो होते तो देख पाते कि क्या किया, देखो ये बन गया और अब ये साकार रूप ले लिया इसने और जबरदस्त है, और ये देखो कितना खुश होते वो देखते। तो उनके भाई आए, बोले कि हर आदमी आए ये बोले कि यदि वो होते तो ये देख लेते, वो होते तो देख लेते, लोग बोलते ही हैं। तो उनके भाई आके बोले कि देखो ऐसा है कि वो ये ना सब देख चुके थे। ओके, वो पहले ही सोच चुके थे क्या चीजें हो सकती है, और बोले ये सब वो बार बार देख चुके थे। यदि वो ना देख चुके होते तो आज हम नहीं देख पाते। बिल्कुल। तो जो क्रिएटिव आदमी होता है ना, वो सारी चीजें देख लेता है, बार बार देख लेता है, और इसलिए दुनिया को दिखा पाता है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये जो आपने बात कही कि जो फिल्में होती हैं वो थोड़ा सा कई बार फ्यूचरिस्टिक होती हैं, और वो बातें कह जाती हैं जो आगे होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमारे फोन में ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिनकी नजर हम पे हमेशा रहती है, जो एक एक चीज जानता है हमारे बारे में और आगे चल के हो सकता है खतरा भी बन जाए?
देखिए आपके फ़ोन में ऑन एन एवरेज 20-25 एप्लीकेशंस तो होती हैं, हाँ। ज़्यादा भी होती होंगी। हर एक एप्लीकेशन फ्री होती है। यस। किसी का पैसा दिया आपने आज तक? नहीं नहीं नहीं, तो क्यों फ्री है? उनका कुछ क्योंकि वो आप पे नज़र रख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो आपका डेटा ले रहे हैं। और ये डेटा वो क्यों लेके करेंगे क्या? यस, ये भी पैसा सवाल कमाएंगे। है। हाँ। भाई उसका मकसद ही पैसा कमाना है और कोई तरीका नहीं। किसी भी ऐप के बिजनेस में 3 ही तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। ओके। या तो वो आपको ऐड दिखा दे, हाँ। ऐड आ रहा है साहब। दूसरा वो आपका डेटा ले ले और फिर डेटा मोनेटाइज करे। यस। और तीसरा कि मैं आपसे सीधे पैसे ले लूँ 3 कि तरीके। भाई आप ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, मुझे इतना पैसा दीजिए। तीसरा ऑप्शन कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो $1 नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहता, तो बिल्कुल। आदमी के पास ऑप्शन बचता है कि आपका डेटा ले लिया जाए। यस, और हमें ये नहीं पता कि हमारे डेटा की वैल्यू क्या है। ये तो फैक्ट है सर। हम डेटा सबको दिए जा रहे हैं, हाँ ले लीजिए आप, 25 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, सबको हमारी लोकेशन भी पता है, हाँ। हमारे वॉइसेस भी सुन रहे हैं, हमारे एक्टिविटी लिस्ट भी ले रहे हैं, हमारे हेल्थ का डेटा भी है, उनके बाद हमारे फ्रेंड्स का डेटा भी है, हमारे सारे OTPs भी एक्सेस कर रहे हैं, हमारे ईमेल का एक्सेस भी है, हमारी पिक्चर्स वीडियोस का भी एक्सेस है, कैमरा माइक्रोफोन का भी एक्सेस है। तो ये जो हर तरीके का एक्सेस हमने उनको दे दिया है, वो इवेंचुअली जो डेटा जनरेट करेगा वो हमारे खिलाफ ही यूज होगा। यस, शायद इसीलिए सर चीन में इंस्टाग्राम बैन है। चीन में हर चीज बैन है। वो लोग बहुत पहले से ही सारी चीजें सोच के चल चीन रहे हैं। में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चीन में नहीं चलता। इंस्टाग्राम, गूगल, उनका अपना सर्च इंजन है। यस। कोई भी किसी को भी उन्होंने अलाउ नहीं किया कि चीन में जाए और डेटा ले ले। उनके यहाँ पे चल और रहे टूल्स। चीन सबका डेटा लेता है। यही उनके टूल्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो बिल्कुल। टिकटॉक जो है, टिकटॉक का जो ओनर है वो दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है। ओ, अब टिकटॉक करता क्या है? क्या करते हैं सर? सैटेलाइट बनाता है, वैक्सीन बनाता है, ऐसा कुछ करता है क्या? कुछ नहीं करता वो। टिकटॉक एक्चुअली कुछ नहीं करता। करते हाँ मैं जो कुछ करते हो आप करते हो, आप ही बनाते हो, वो देख रहा होता है। बिल्कुल। टिकटॉक तो बैठे बैठे पैसे कमा रहा है, और कितना कमा रहा है सोचिए। 26वां रिचेस्ट आदमी, मतलब कुछ भी कुछ भी। और यदि वो इंडिया से बैन नहीं होता, जब इंडिया से बैन हुआ दिव्या, वो तो 30% मार्केट था उसका इंडिया में। ओके। मतलब इंडिया से यदि बैन नहीं होता तो आज 5वां रिचेस्ट आदमी होता वो। नहीं, थैंक गॉड इंडिया में बैन हो गया वो। तो सोचिए कि क्यों किया इंडिया ने बैन। क्योंकि ये हिस्ट्री जा रही होगी हमारी सबकी। क्योंकि ये जो डेटा जा रहा था, हाँ। आप गौर से देखना तो कई सारी एप्लीकेशंस को आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी पता होता है। Yes. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इसमें क्लियरली लिखा है। फेसबुक का आप जाओगे तो फेसबुक के डेटा जो कलेक्ट कर रहा है उसमें लिखा है हाँ। कि आई नो योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड रिलीजियस इंटेंट। यस। कि आपका रिलीजन के प्रति क्या सोचना है। सॉफ्ट, हार्ड, लिबरल किस तरह के हैं आप, और आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन सब मुझे पता है। हाँ, उसके हिसाब से ही सजेस्ट करता है वो वीडियोस भी। उसके सजेस्ट तो करेगा, एक चीज है, हम्म। पर ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेस पर देश भी कंट्रोल कर लेता है। ओके। आप अभी गौर से देखिए कि हमारे आसपास के जो देश हैं जिनमें टिकटॉक बैन नहीं हुआ, वो सब चाइना के हाथ में आ गए हैं। गौर से नोटिस कीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ गए हाँ हाँ। कि आज जितने देश की जिसकी मारामारी पड़ी हुई है, सब Yes. चाइना के हाथ में। तो सर इस हिसाब से तो चाइना बहुत पावरफुल हो चुका क्योंकि सबका डेटा है। Yes. डेटा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। है। बिल्कुल सर। तो सर जो AI टूल्स हैं वो हमें कितना हेल्प कर सकते हैं, या यूं कहूँ कि कितना हमें नुकसान में डाल सकते हैं? कोई भी जो इनोवेशन होती है ना, उसका पहला यूजर क्रिमिनल ही होता है। यस। तो सबसे पहले तो आपको तय कर लेना चाहिए कि नुकसान तो है, नुकसान तो हो गई, लेकिन उससे काउंटर करने का तरीका भी जहर को काटता है ना। AI में ही मिलेगा आपको, और कोई तरीका है नहीं। बिल्कुल। जैसे AI यदि एम्पावर कर रहा है क्रिमिनल्स को, पहले जो ईमेल आती थी फिशिंग ईमेल, तो उसमें हम कई बार गाइडलाइन बना देते थे कि स्पेलिंग मिस्टेक होगी, हाँ। फॉर्मेटिंग नहीं होगी, लोगो ठीक नहीं होगा, क्वालिटी इमेज नहीं होगी, बैकग्राउंड नहीं होगा, लेटर हेड वीक होगा, ये सारी चीज़ें सब AI कर देता है। यस यस। किसी का भी लेटर हेड बना लो, कोई भी सर्टिफिकेट बना लो, कोई भी बिल्कुल। ईमेल लिखनी है तो इतनी प्रोफेशनल लिखेगा कि आप लॉयर से नहीं लिखवा सकते। नहीं लिखवा सकते सर। तो बिल्कुल। वो जो नोटिसेस आते हैं वो घबरा जाते हैं आदमी की, तो बिल्कुल सेक्शन वेक्शन डाल के सब कर दिया उसने। यस। तो ये AI ने काफ़ी आसान कर दिया कि हर आदमी हाँ। उस तरह की क्वालिटी कंटेंट जनरेट करके बिल्कुल। ट्रस्ट बिल्ड करके लोगों को लूट ले। लेकिन अब उसको काउंटर करने का तरीका भी AI से ही है। अभी लगातार जो केसेस हुए हैं जो हमने सॉल्व किए, उसमें AI ने बहुत रोल प्ले किया। अब एक आपको याद होगा कि अभी सैफ अली खान के घर में एक बंदा घुस गया था, चाकू मार दी थी। यस। तो वो केस सॉल्व कैसे हुआ? तो उसमें CCTV फुटेज निकाली गई, जो बंदा जहां जाता कई जगह ट्रैक हो गया, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा विजिबल था। नहीं दिखा। यस। तो फिर AI के थ्रू उसको एनहांस किया गया, ओके। क्लियर कर दिया, तो वो आसान हो गया उस तक पहुंचना, क्योंकि फिर बहुत सारी डिटेल मिल गई। एक साउथ का केस है, 19 साल पुराना मर्डर का केस था,
जो एआई की वजह से सॉल्व हुआ। सर क्या केस था वो? तो ट्रिपल मर्डर केस था। कोई एक बंदा था 19 साल पहले जो फैमिली के 3 लोगों को मार के भाग गया था। अच्छा, इनको पता था ये कौन है, सस्पेक्ट वाज आइडेंटिफाइड, लेकिन सस्पेक्ट को ट्रेस नहीं कर पा रही थी पुलिस। Yes. वो भाग गया तो भाग गया, बहुत कोशिश की, उसके बाद ये केस भूल गए लोग। अभी पिछले कुछ महीनों में उन्होंने वो केसेस निकाले और उस सस्पेक्ट की फोटो को एआई के थ्रू इन्हांस की कि ये 19 साल बाद कैसा दिखता होगा और आज ये कैसा विद बियर्ड और बॉल्ड होगा या जो भी उसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, हर तरीके से वो दिखेगा कैसा। वैसे उसके 5-6 ऑप्शंस तैयार कर लिए। वो 5-6 ऑप्शन उन्होंने सर्कुलेट करने शुरू किए और वो बंदा एक जगह आइडेंटिफाई हो गया, पकड़ में आ गया। क्योंकि उसको लगा अब तो 19 साल हो गए, आदमी सेटल हो जाता ना कि उससे शादी भी कर ली थी, सारी चीजें खत्म हो जाएगी पिछली। कौन आएगा लेकिन। तो सर ये तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, मदद करता है बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स को पकड़ने में। अभी जो गाड़ियां होती है टोल पे जाती है, मेरे पास रिक्वेस्ट आती थी कि साहब टोल पे गाड़ी निकली है, मुझे पता है क्रिमिनल की गाड़ी यहाँ से भागे पर वो गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा है या वो ब्लर दिख रहा है, तो अभी आप एआई टूल को दे दो। तो पहले क्या होता था, जो इमेज प्रोसेसिंग टूल होते थे ना, वो इमेज की पिक्सेलेट करके उसको एनहांस करके रेजोल्यूशन को देखते थे, कोशिश करते थे कि शायद नंबर प्लेट समझ में आ जाए, तो वो कई बार बाइनरी डिसीजन देते थे कि नहीं आ रही, या 2 करेक्टर निकाल दिया, 1 करेक्टर निकाल, ऐसे होता था। अभी एआई क्या करता है, प्रोस्पेक्ट दे देता है कि ये 15 नंबर है, इनमें से कोई एक होगा, या ये 20 है, इसमें से कोई एक होगा, सर्चिंग कर लो उसके बाद। तो अब आपके पास 15 या 20 के ऑप्शन आ गए तो आप ढूंढ ही लोगे ना। हाँ ऑब्वियसली, डाटा तो रहता ही है। तो एआई के संग अच्छी चीज है कि एआई कभी गिव अप नहीं करता। एआई को आप पुश करते रहो, वो बोलता रहेगा, वो बता ऑप्शन देता रहेगा। जैसे आप एआई से कि आपने बोला कि जरा एक साइबर सिक्योरिटी पे कविता लिख दीजिए, लिख दिया, तो लिख दिया उसने, यार ये मजा नहीं आया, इसको थोड़ा सा थ्रिलिंग बनाइए, ये लिख लीजिए, ये भी मजा नहीं आया, इसको थोड़ा रोमांटिक बनाइए, ये भी ले लो सर, अरे यार इसमें तो शब्द बहुत वीक हैं, ये भी, वो आप रुकेगा नहीं, आप कीप इम्प्रूविंग। यस सर, इवन दो चैट जीटीपी जो है उससे तो कॉन्वर्सेशंस करते हैं इंसान कि मेरी फीलिंग ये हो रही है, इस फीलिंग में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, और बड़ा इमोशनली रिस्पॉन्ड करने लगा वो। यस यस, यदि आप अभी जवाब दो, जैसे कल मैंने बोला, अरे यार, मैंने ऐसे ही लिख दिया उसको, अरे यार ये क्या बकवास लिख रहा हूँ, आई हमारी बात आपको बकवास लग रही। तो पुलिस की ट्रेनिंग दिख रहा था, तो मैंने ऐसे लिखा उसको, तो उसमें वो चीजें आ गई हैं, बिल्कुल, कि वो फनी भी हो गया, फनी हो गया है, विट्टी हो गया है। तो हम सर ये गिमली आपने देखा था? गिमली इतना इसका लोगों को लॉस होने वाला आने वाले टाइम में। देखो, लॉस तो हर उस चीज का होगा जिसके लिए हम क्रेजी हो जाते हैं। इसका भी होगा, और दिक्कत ये है कि हम ऑलरेडी इतना डेटा दे चुके हैं बाहर, कि अब जब हम किसी और डेटा थेफ्ट या पॉसिबिलिटी से बात करते तो लोग कहते हैं अब सब तो चला गया, अब 2 फोटो और चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल, वो इनकी साइकोलॉजी बन चुकी है। पर एंड आई एग्री विद दैट साइकोलॉजी, क्योंकि आपका डेटा तो जा चुका है, आपकी सारी पिछली पिक्चर्स, पिछली लोकेशंस 15 साल की, आपके पुराने जितने भी एक्टिविटी लिस्ट हैं, एप्लीकेशंस आपने आज तक कौन कौन सी यूज़ की, कब अनइंस्टॉल की, सब रिकॉर्डेड है। और वो कहीं जाएगा नहीं, आप फ़ोन बदल लें, फ़ोन तोड़ दें, फ़ोन फॉर्मेट कर दें, फ़ोन में तो है ही नहीं, वो डेटा तो सर्वर पर है, गूगल के पास है, एप्पल के पास है, और दुनिया भर की एप्लीकेशन जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आप यूज़ कर रहे हो, तो डेटा तो गया। अब आप गिबली के लिए कह रहे हो कि नहीं मैं 2 फोटो नहीं दूंगा, तो फिर वो गड़बड़ी है ना, इसलिए मैं एग्री करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, जब आप बच्चों की फोटो देते हो ना, तब रिस्क है। ओके, क्यों सर? आप यूके जाइए, तो यूके में बच्चों की फोटो खींचना अलाउड नहीं है, मतलब आप किसी अपने बच्चे की खींचिए पर दूसरे बच्चे की नहीं खींच सकते। ऐसा क्यों सर? और पब्लिक प्लेस पे तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब प्राइवेट प्लेस पे तो डेफिनेटली खींचते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं एक फेलोशिप प्रोग्राम के लिए वहाँ था, कुछ आईपीएस ऑफिसर्स थे, मैं था, और कुछ आर्मी के लोग थे। तो ट्रेनिंग के दौरान हम लंदन में एक म्यूजियम देखने गए, तो वहाँ एक स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, तो हम लोग फोटो खींच रहे थे। तो इतने में ऐसा कुछ हुआ होगा कि हमने फोटो खींची और कोई बच्चा साइड में खड़ा था, हमने नोटिस नहीं किया, या 2-3 बच्चे खड़े होंगे, और हम अपना ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। पीछे से 3-4 पुलिस वाले दौड़ते हुए आए, आप फ़ोन दीजिए अपना। क्यों, क्या हो गया? बोले आपने बच्चे की पिक्चर खींची है। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों खींचूँगा, मैंने दिखाइए। तो उसने सारी पुरानी पिक्चर देखी, तो उसमें एक बार बच्चा दिख रहा है, बोले देखिए है इसमें, डिलीट कीजिए। तो उसने डिलीट कराई। तो उस दिन मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि यार ऐसा कैसे, ऐसा पर्सनल एकदम पर्सनली इंट्रूजन कर दिया हो। पर देन आई रियलाइज कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको पता है कि बर्मिंघम करके एक जगह है यूके में, वहां से करीब 150 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई 1 साल में, और उसमें करीब 50-60 पाकिस्तानी अरेस्ट हुए।
जो इस तरह की 14-15 साल की लड़कियों को ग्रूम करते थे सोशल मीडिया पर और फिर उनको गायब करते थे। तो पहले वो पिक्चर दुनिया भर की खींच के ट्रेस करते थे, कौन, बैकग्राउंड, रेकी करना, निकालना, एंड देन उनकी पिक्चर्स को मैनिपुलेट करते थे, मॉर्फ करते थे, फिर उनको ब्लैकमेल भी करते थे। मतलब हर तरह के हथकंडे उन्होंने अपनाए और फिर बुलाया और लेके देश के बाहर निकल जाती थी लड़कियां। तो इतना क्रिटिकल एक्शन लिया यूके गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि आप पिक्चर भी नहीं खींचने देंगे आप। सही है वैसे तो कई बार हम लोगों को नहीं पता होता, और आज जब मैं स्कूल्स वगैरह में बोलता हूँ तो पहले होता था कि बच्चे आके फोटो खिंचा लेते थे, अब मैं मना कर देता हूँ। अब मैं हमेशा फोटोग्राफ, यदि कोई खींचने वाला भी है तो मैं कहता हूँ उस साइड से खींचो ताकि बच्चों की पीठ आए और मेरा फेस आए। कोई बच्चे का फेस मेरे पिक्चर में नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, अब इसका इम्पैक्ट देखिए क्या होगा। आज आपने गिबली पे एक पिक्चर डाली बच्चे की, बिल्कुल किसी को मिल गई। लोग तो अपना फेसबुक पे पब्लिक पोस्ट में डाले जाते हैं। किसी ने आपने परेशान करना, आप ना सबसे ज्यादा अटैच होते हो अपने बच्चे से। बिल्कुल उसके लिए आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कुछ गड़बड़ होगा। वो बच्चे को एक्स्ट्रापोलेट करेगा। आज आपका बच्चा 8 साल का है, वो उसको 15 साल का दिखा के एक ऑब्सीन वीडियो बना के डाल देगा। अब आप तड़पते रहोगे कि यार क्या करो, इसको हटवा दीजिए सर, ये कर दीजिए, जबकि वो बच्चा भी उस एज में पहुंचा भी नहीं है। मतलब उससे वो सिचुएशन क्रिएट कर दी जो जिस सिचुएशन में वो भी आया भी नहीं, सोचा भी नहीं, हो भी नहीं सकता। एंड ये एआई के थ्रू पॉसिबल होगा। तो ये सब चीजें ना, या आपका बच्चा बड़ा है और उसको छोटा मैं कुछ दिखा के हरकत ऐसी करा दी कि वो किसी फनी कपड़े पहन के डांस कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो बड़ा एम्बैरेस हो जाते हैं बच्चे। ये सब हुआ, इसको बुलिंग बोलते हैं हम लोग। और हिंदुस्तान के अंदर हर 4 में से एक बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार, हर 4 में से। तो ये लोगों को चूंकि अंदाजा नहीं है, इसलिए पिक्चरें डाल रहे हैं। और वो सर जैसे कि आपने मॉक वाली बात की, तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, आप देखते होंगे कि होता एक्चुअल में कोई और है, लेकिन वो सेलिब्रिटीज का फेस मॉक कर देते हैं, उनकी वीडियोस डाल देते हैं। तो इसके लिए कुछ कानून नहीं है क्या इंडिया में, कुछ लॉज नहीं है अगर साइबर क्राइम्स के लिए? अभी लगातार आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर के वीडियो आ रहे थे, या मुकेश अंबानी जी के वीडियो आ रहे थे, या इलॉन मस्क के आ रहे थे कि आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए और 50,000 रुपये महीना कमाइए या 1 लाख रुपये महीना कमाइए, ये देखिए इन्वेस्टमेंट स्कीम है। और उन्हीं की आवाज में, उन्हीं के फेस में भर भर के वीडियो आए और कई लोगों ने डाल भी दिए पैसे। तो अब लॉ तो छोड़िए, ये तो ओपनली फेसबुक ऐड दिखा रहा है। तो इसमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फेसबुक को लेनी पड़ेगी, बिल्कुल, कि भाई आप इस तरह के कन्विंसिंग डीप फेक कंटेंट दिखा रहे हो, जो अभी लॉ के हिसाब से चूंकि अलाउड है इसलिए दिखा भी पा रहे हैं। लेकिन दिस विल इंक्रीज, आगे जाके ये और बढ़ेगा। और इस हद तक बढ़ जाएगा कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अभी तो चलो ये फिर भी मैं गाइडलाइन तय कर दूं कि सेलिब्रिटीज हैं, कल के दिन आप ही के फैमिली मेंबर्स के डीफेक वीडियो बना के कोई भेज रहा है, बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको नेगेट करना, काउंटर करना। सुसाइड कर लेते हैं लोग। हाँ, लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो वीडियो कंटेंट पर तुरंत ट्रस्ट करता है। वो ये चीज बाद में सोचता है कि ये फेक भी हो सकता है, पहले सोचता है ये तो सच ही है। और ये जो पहली सोच है वो एक परसेप्शन क्रिएट कर देती है और उस तरह का रिएक्शन होने लगता है उस व्यक्ति के खिलाफ। तो सोसाइटी में रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लड़कियों के मुझे मैसेज आते हैं, यूनिवर्सिटीज की लड़कियों के, मेरा वीडियो बना दिया, मेरा फेस डाल के कुछ कर दिया, अब मैं क्या करूं? और ये कंटेंट कभी डिलीट नहीं हो पाता, फिर चैलेंज है। और सर अभी इन केसेस में हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारे ऊपर इतना अभाव छोड़ दिया है कि एक टाइम था लोग प्राइवेट अकाउंट रखते थे, एक टाइम ये आ गया कि लोग प्राइवेट रखते ही नहीं, सबके अकाउंट पब्लिक है। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया को 2 तरीके से यूज करना चाहिए। एक होता है कि हम अपने फैमिली और फ्रेंड से नेटवर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप कोई पब्लिक पोस्ट डालेंगे नहीं। जो आपकी पोस्ट है वो सबको नहीं दिख सकती, वो सिर्फ आपके फैमिली और फ्रेंड्स को ही दिख सकते हैं, प्राइवेट करके। तो 2 सेटिंग्स फेसबुक की मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कर लेनी चाहिए। जैसे एक प्रॉब्लम आती है कि आपके फेसबुक से आपका प्रोफाइल पिक्चर निकाला, एक नया फेसबुक बनाया और 2 लोगों को कांटेक्ट करके पैसे मांग रहे हैं या उनको लिंक भेज के उनका डेटा चुरा रहे हैं। अब ऐसे में लोग कंप्लेन करते हैं कि सर क्या करें, हमारा क्लोन होता रहता है, प्रोफाइल पिक्चर लेकर नया बना लेते हैं। 2 सेटिंग कर लें, आपका फेसबुक कभी क्लोन नहीं होगा। ओके सर। पहला, अपनी जो जरा सोचिए लॉजिकली कि कोई आपका फेसबुक क्लोन करता क्यों है? क्योंकि वो आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहता है। उसको कैसे पता कि आपके कौन दोस्त हैं? क्योंकि आपने दिखा रखे हैं, शो हो रहे हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट पब्लिक है। आप सिर्फ अपनी फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट कर लें। सेटिंग्स में जाएं, प्रिवेसी में जाएं, वहां पर एक ऑप्शन आएगा हु कैन सी माई फ्रेंड लिस्ट। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, सब लोग देख लें, सिर्फ मेरे दोस्त देखें, दोस्त और दोस्तों के दोस्त देखें,
इन बदमाश दोस्तों के अलावा सब देख लें या सिर्फ मैं देख, यही होगा ऑप्शन। यस आप सिर्फ ओनली मी उसमें सेलेक्ट कर लें। या ओनली मी का मतलब है मेरे अलावा किसी को भी नहीं। बिल्कुल। अब आपकी फ्रेंड लिस्ट किसी को दिखेगी नहीं तो कोई आपका फेसबुक क्लोन नहीं करेगा। Yes. दूसरा ऑप्शन है कि आप जब पोस्ट को पब्लिक कर देते हैं ना कि सारी दुनिया को दिखाई दे, तो उसमें जो लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं वो आपके दोस्त होंगे, तो क्रिमिनल को पता पड़ जाएगा कि यार ये जो लाइक कर रहे हैं ना ये आपके कंटिन्यूअसली कमेंट्स 50 लोगों ने लाइक कर दिया, 100 लोगों ने लाइक कर दिया, तो वो 100 लोग तो आपके दोस्त हो गए ना। हाँ तो वो क्लोन करके उनको रिक्वेस्ट भेज सकता है। yes. तो आपने क्या करना है, पोस्ट की विजिबिलिटी भी पब्लिक नहीं करनी। हु कैन सी माई पोस्ट? ओनली फ्रेंड्स। ओके सर। बस ये 2 सेटिंग कर लो, फेसबुक कभी क्लोन हो गई। यस सर। सर आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया का फ्यूचर है अब आने वाले टाइम में, क्या लगता है इसका क्लोजर कब आएगा? क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में एक टाइम था कि लोग सोचते थे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, इन्फ्लुएंसर। यस दैट द मेजर थिंग अभी इस टाइम में। तो सबको इन्फ्लुएंसर बनना है क्योंकि सबको इजी वे मिल चुका है फेमस होने का या काम मिलने का। तो अपने काम को दिखाने का मजबूरी भी, ये चीज़ अच्छी भी है क्योंकि पैसा आ रहा है ना, आपकी स्किल्स लोगों के सामने आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है ये आने वाले टाइम में बंद होगा, इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक, या इनके अंदर कुछ ना कुछ रूल्स आएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इसका शेप चेंज होगा। ओके। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी तरह का वो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाले मामले में चल रहे हैं कि हर कोई इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है। यस। और इस हद तक ठीक है, एक्साइटमेंट लगता है, शुरू में अच्छा लगता है, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कूद रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है इंस्टा रील के चक्कर में, वो अभी अच्छा लगेगा। यस। उसके बाद एआई इस सबको बीट कर देगा, एआई इससे अच्छे बना के देगा आपको। बना रहा है, बना ही रहा है। तो आप कहोगे यार मैं फिर क्यों एफर्ट लगाऊं, फिर मैं ये सब रिस्क क्यों लूं? यस। एंड लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि ये रियल है और ये एआई है। यस यस। तो इस वजह से वो शेप चेंज होगा। अब उन लोगों की जरूरत होगी जो एआई से बेटर कर पाए, अब उन लोगों की जरूरत होगी जो ज़्यादा इंटेलेक्ट हो, अब उन लोगों की जरूरत हो जो वो नॉलेज दे पाएँ और उस तरीके से दे पाएँ जो एआई नहीं दे पा रहा है। अब आपका कंपटीशन इंसानों से होगा ही नहीं, एआई से होगा। एआई से होगा और वो फोर्स कर देगा आपको सही डायरेक्शन में। अभी हम लोग शायद बिखरे हुए हैं, या है ना। अभी आप देखिए कि यदि आप इन्फ्लुएंसर की बात करें तो एक फिजिक्स वाला है, जब मैं आज से 20 साल पहले आईआईटी से निकला तो सोच भी नहीं सकता था कि ट्यूशन पढ़ाने वाला 20,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकता है। अच्छा। बेसिक्स देखा जाए तो वो फिजिक्स वाला क्या करता था? नहीं सर, 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाता था यूट्यूब पे बस, और आज देखिए छाया पड़ा है। 20,000 करोड़ की कंपनी। मतलब ट्यूशन, लोग कहते थे कि यार ट्यूशन पढ़ा के कैसे आप बिजनेस कर लोगे? यस। ये तो सेल्फ सपोर्ट बिजनेस है। तो बिजनेस के मायने बदल दिए गए। हाँ। आप अकेले भी बिजनेस कर सकते हो, ये पहले पॉसिबल ही नहीं था। पहले होता था बिजनेस का मतलब है कि लोगों से काम कराइए, सिस्टम बनाइए, फिर ये करिए वो करिए, सारा सिस्टम था। अभी क्या है कि अकेले, चाहे वो विकास देवी कीर्ति हो, चाहे वो खान साहब हो, हाँ डियर सर जो आपके पटना वाले, यस सर, इंग्लिश पढ़ाते हैं जो। अच्छा, नहीं इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, वो जो जनरल स्टडी पढ़ाते हैं। ओके, जिन्होंने काफी जीएस पढ़ाते हैं। यस लोगों के लिए, काफी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी सारी चीजें की उन्होंने। तो वो हो, आप देखिए हर आदमी 1,000-2,000 करोड़ का तो कम से कम है ही। यस सर, उसके बियॉन्ड ही होगा। और वो कर क्या रहा है? बेसिकली वो एक ट्यूशन पढ़ा रहा है। यस। ये पोटेंशियल कभी नहीं था ट्यूशन का। आप जिंदगी भर ट्यूशन सुबह से शाम तक भी पढ़ाओगे तो भी करोड़ रुपए कमाना मुश्किल था। हाँ, लेकिन इम्प्रूव हुई हैं चीजें सर, बेटर स्किल्स दे रहे हैं। हाँ। और सेकेंडरी चीज ये कि सर पहले ऐसा होता था कि ट्यूशन एक बहुत, मेरे पेरेंट्स के टाइम पे ट्यूशन इज वेरी बिग थिंग ना, नहीं अफोर्ड कर पाते थे हर कोई ट्यूशन। तो यूट्यूब जब से आया, जिसके पास पैसा नहीं भी है वो उन स्किल्स को पा रहा है जो शायद पैसे ना होने की वजह से ना पाता है ना, पा भी पा रहा है। इजी एक्सेस हो गया नॉलेज का। यस। और अब जो कंपटीशन है कि कौन कितनी आसानी से मुझे वो कॉम्प्लेक्स चीजें सिखा सकता है। यस यस। सवाल ये हो गया, अब सारा लोड हो गया टीचर पे। पहले क्या होता था, टीचर है, हाँ। और तरीका क्या होता था कि टीचर आएगा, डांटेगा, डूटेगा, मारेगा, सब कुछ डरा धमका के सिखाएगा। अब सारा लोड था स्टूडेंट्स पे कि भाई आप सीख सकते हो तो सीख लो, मैं तो ऐसे सिखाऊंगा, मैं नहीं सिंपल करूंगा। अब 20 में से 4 बच्चे तो मैथ सीख गए, 4 को एवरेज आया, 2 गधे निकले क्योंकि बेचारे वो सवाल ही नहीं पूछ पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। बट विद दिस, इसको मैं बोलता हूँ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आपने टीचर्स के ऊपर लोड दे दिया कि अब आपकी जिम्मेवारी है मुझे सिखा देना, मैं नहीं लोड लूंगा। तो जब खान सर सिखा रहे हैं जीएस तो मुझे समझ में आ रही है, वही कोई एक नॉर्मल टीचर 2,000 रुपए लेके सिखा रहा है तो मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मैं उसकी जगह उधर जाऊंगा ना। तो आई थिंक, एंड ऐसा नहीं है, भारत गुरुओं का देश रहा है। तो यहाँ तो टीचर्स डेफिनेटली बहुत हैं, रहे होंगे।
हमारे पास वो सारी टेक्निक है जिनसे हम आसानी से सिखा सकते हैं। मैं आपको एक आई थिंक पंचतंत्र है या एक उपनिषद है, यस। मैं मिस कर रहा हूँ, वो पूरा इसी बेस पर बनाया गया है कि एक राजा थे, उनके 5 बच्चे थे और वो मंद बुद्धि थे, मतलब उनको नई चीज़ें समझ में आती थी और वो बड़ा मुश्किल होता था उनको कोई चीज़ सिखाना। तो कई सारे टीचर्स बदले, उनको नहीं सिखा पाए, ज्ञान नहीं दे पाए। तो राजा डरने लगे कि यार ऐसा ना हो कि राजकाज कैसे चलेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने अनाउंस किया कि कोई है जो मेरे बच्चों को इंटेलिजेंट बना दे। ओके सर। और ये पढ़ा दे। कोई पढ़ाने को तैयार नहीं था, कहता इनको क्या पढ़ाएं, मतलब तो मंद बुद्धि है, हम नहीं ये पढ़ा लोग पाएंगे। मतलब ना सुनते हैं ना समझते हैं, अटेंशन हाँ। नहीं है, भाग जाते हैं, शरारतें करते हैं। शरारतें करते, तो वो उस वजह से कोई पढ़ा नहीं पा रहा था। यस। तो वो एक गुरु आए कोई, उन्होंने कहा कि हम सिखाएंगे। वो लेके गए बच्चों को, हाँ। बिठाया उनको, उनको एक कहानी सुनानी शुरू की कि एक जंगल था, उसमें एक शेर था और शेर शिकार पे जा रहा था। तो सामने उसको एक खरगोश दिख गया। अब खरगोश कूद के गड्ढे में छुप गया। तो सामने से एक बकरी का बच्चा आया और ऊपर एक बंदर बैठा था। मतलब ऐसे करके तो सब सुनने लगे कहानी। और फिर वो उसके बाद उस बकरी के बच्चे ने शेर से कहा, मतलब ऐसा कुछ हुआ। तो फिर उसने शेर ने कहा कि तुम कहाँ से आए रहने वाले। तो बकरी के बच्चे ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो वो क्या करते थे, एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी, दूसरी कहानी के अंदर तीसरी कहानी, और हर कहानी से एक लर्निंग, क्रियोस जगा देते थे ना वो। इतना उत्सुकता, इतनी क्यूरियोसिटी कि आप डिटैच हो गए नहीं। और उस वजह से बच्चे सुनते रहे और लर्न करते रहे और उनको सारा ज्ञान हो गया कि भाई किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जब आपको कैसे पता करेंगे सही क्या है, गलत क्या है, कैसे पता करेंगे कि मानवीय संवेदनाएं कैसे व्यक्त करेंगे, बिहेवियरल क्या होगा ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान क्या होगा, राजा है शेर, तो उसके पर्सपेक्टिव से उन्होंने सारा राजकाज सिखा दिया। तो ये पूरा उपनिषद है जिसमें कहानियों के थ्रू ही पूरा सिखाया जाता है, सारा ज्ञान दे दिया जाता है। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ तो ये आर्ट थी सिंप्लीफाई करने की, लेकिन बिकॉज वो अब कमर्शलाइजेशन इतना हो गया था कि वो शायद हम मिस कर गए थे। नाउ विद दिस इट इज कमिंग बैक। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया में पहले ही लिखी हुई थी, जो अब होनी स्टार्ट हुई है। हमारे जो पुराने हैं उनमें ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनके ऊपर अभी तक रिसर्च चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्ञाता तो है ही है। बहुत इंटरेस्टिंग है और हजारों साल की रिसर्च है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जब कोई बोलता है ना कि वेद कितने पुराने हैं, तो साहब कितने होंगे, 5000 साल पुराने होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सोच 5000 साल से पहले जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हिस्ट्री नहीं मिलती रिटन। तो वो कहते हैं कि मैक्सिमम दे देते हैं ना इसको एज कि 5000 साल, उससे पहले तो कोई था ही नहीं, ये सोच के वो एक डिसाइड कर लेता। या उन्होंने कहा साहब भगवत गीता कब लिखी गई, तो उन्होंने कहा साहब 5000 साल पहले। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिखी नहीं जा सकती हो कि 2500 साल पहले तो बुद्धि हो गए थे और उसके पहले महाभारत रही होगी, तो उन्होंने एक टाइम दे दिया, उन्होंने साहब 3000 3500 साल पुरानी तो रही होगी। ठीक है, अब जरा भगवत गीता पढ़िए या वेद पढ़िए। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें श्लोक आएगा, अन्नन्यो श्रोष्यन्तो माये जना पर्युपास्ते तेषां वियुक्तानां योगक्षेमम् अहम्। या उसमें सिद्धांत आएगा दृग दृष्टि विवेका का सिद्धांत, कि हम कैसे पहचानेंगे कि हम कौन है। आप सोचिए कि हम क्या बातें कर रहे हैं। ये बातें यदि 5000 साल पहले कोई कह भी रहा है तो इसके लिए 10,000 साल की रिसर्च चाहिए। यस सर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आटा कैसे गूंदा जाए या खाना कैसे बनाए, ये बातें हो ही नहीं रही हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि इंसान के 4 गुण हैं, पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, क्या कहते हैं, सिद्धियां इस तरह की हैं। एंड इंडियन जो अपने बॉडी के अंदर पात वित्त कहते हैं, रोग कैसे होते हैं, किस चीज की, योगा, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये जो जितनी भी साइंस है उस साइंस को डेवलप होने में सालों लगे होंगे ना, तब जाके वो चीज हम कह पाए। तो ऐसा तो है नहीं कि हम अचानक से 5000 साल पहले इंटेलिजेंट हो गए होंगे, हमने भगवत गीता बोल दी। वी हैव बीन इवॉल्विंग, बहुत सारी चीजों पे रिसर्च हुई है। ये चीज जो हुई है 10,000 साल पहले से धीरे धीरे इवॉल्व होते होते इस लेवल पे पहुंची कि फिर एक भगवत गीता टाइप का ग्रंथ आता है या जो आता है। तो दिस कैन नॉट बी 5000 years old। जो पॉइंट है ये उससे पुराना ही होगा, ये उससे पुराना ही है, एक दिन में थोड़ा आ गया होगा। नहीं, क्योंकि इस तरह का ज्ञान है। जैसे कि मैं आइंस्टीन का बोलूं, आइंस्टीन ने इक्वल टू mc² बोला, वो एक दिन सुबह उठे और ये हो गया, ऐसे थोड़ी ना हुआ। पहले न्यूटन हुआ ना, उसके बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इवॉल्व करके वहां तक पहुंचाया उसको। तो सर टाइम टेकिंग था ये, और हमेशा से रहा है। हम लोगों को इस तरीके से बताया गया कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत इजी चीजें थी। एग्जैक्टली। यस सर, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, या मैं गाँवों को जोड़ूं, उन्हें पता ही नहीं होता कि साइबर क्राइम एक्चुअल में है क्या।
और एक चीज और थी जो हमेशा से मेरे दिमाग में रही कि ये जो साइबर क्राइम है ये कब इन्वेंटेड हुआ, मतलब इन्वेंटेड कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी इसकी, तो कौन सी ऐसी स्टेज थी जब आप लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ कि ये चीज अब बढ़ रही है? देखिए, मेरे लिए साइबर क्राइम कोई नया क्राइम नहीं है। यस सर। ये जो डे टू डे क्राइम होते थे वही हैं। इसमें साइबर स्पेस का इन्वॉल्वमेंट हो गया। देखिए, धोखे पहले भी दिए जाते थे। बंदा आएगा कि साहब सोना डबल कर देंगे, लाइए, एक डबल करके दिखा दिया, बाकी ले आया, लेके भाग गया, पीतल दे गया, ये सब होता था। हाँ। वो आप ट्रेन में जा रहे हो, बिस्किट खिला के बेहोश करके लूट ले गए। हाँ, ये तो बहुत पुरानी चीजें चलती आपके आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे जो क्राइम थे वही अब साइबर स्पेस में हो रहे हैं। अब आपको क्या बोला जाता था कि किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना। हाँ, कुछ खाना नहीं। यही बोला, किसी से कुछ खाने को दे तो लेना मत भाई, क्योंकि वो खाना क्या, वो एक लालच है। यस। वही मैं अब साइबर स्पेस में बोल रहा हूँ कि कोई लालच दे तो ट्रैप नहीं होना है, अननोन आदमी पर भरोसा नहीं करना है। बातें तो वही है, लेकिन अब उस साइबर स्पेस में आप भूल जाते हो। हाँ। क्योंकि आपको लगता है कि ये जो व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा है ये तो पुलिस वाले का ही है, ये जो कॉल आरटीओ से आ रहा है ये तो आरटीओ का ही है, चालान ही है मेरा, ये जो मैसेज आया मुझे ये तो अमेजोन से ही आया है। हाउ डू यू नो दिस इज ऑथेंटिक? यस। इतना सा गैप है। क्राइम वही है, किस तरीके बदल गए हैं, तरीके में साइबर स्पेस इस्तेमाल हो गया। क्योंकि हमको जब साइबर स्पेस में एंट्री हुई, जब इंटरनेट हमने एक्सेस करना शुरू किया, तो किसी ने हमें नहीं बताया कि इस पे तो फ्रॉडस्टर्स भी हो सकते हैं। ये गाइडलाइन दी नहीं गई। जब आप बच्चा स्कूल से पढ़ रहा होता ना, तो उसको बताया जाता है कि रोड पे गाड़ी चलाओगे तो लेफ्ट में चलानी होती है। क्यों? क्योंकि लॉ है भाई। बिल्कुल। तो राइट में क्यों नहीं चलाएंगे, रोड तो खाली पड़ी है। ना ना ना, आपको चाहे खाली पड़ी हो, आप लेफ्ट में चलाओगे। बिल्कुल। फिर आपसे कहा गया कि स्पीड इतनी रहनी चाहिए। फिर आपसे कहा गया कि रोड जब जेब्रा क्रॉसिंग पे ऐसे करना है। ये गाइडलाइन बताएंगे ना, इसलिए आपको पता है। हाँ। यदि आपको नहीं बताई जाती तो क्या होता? बिल्कुल। आप जेब्रा क्रॉसिंग पे उड़ा देते किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप राइट में चलाते तो एक्सीडेंट हो जाते। हाँ। गाइडलाइन रियल वर्ल्ड में जो तय हुई वही गाइडलाइन साइबर स्पेस में भी बतानी चाहिए, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है ही नहीं है। बिल्कुल। कि जब आप ऑनलाइन जाओगे, फेसबुक पर होगे, इंस्टाग्राम पर होगे, व्हाट्सएप पर होगे, क्या करना है, कैसे सेटिंग करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लोगों को चेक करें कि ऑथेंटिक है नहीं है, बिल्कुल। किसी पे भरोसा नहीं करना है, कोई ऑनलाइन लिंक भेजे तो क्लिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह का होगा, उसको वेरीफाइड कैसे करें, इसकी कोई नॉलेज ही नहीं दी गई। अब लोग लगे कुछ भी किए जा रहे हैं और कुछ भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो यही साइबर क्राइम बढ़ने का रीजन है, और कोई नया कारण नहीं है। यस सर, यस सर। सर, आपने व्हाट्सएप की बात की। व्हाट्सएप में, मेरे खुद के भी व्हाट्सएप में कई बार ऐसा होता है कि जिन नंबरों को मैं जानती नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ से, आउट ऑफ नोवेयर उन लोगों के पास मेरे नंबर पहुँच जाते हैं और मैसेज आता है, हे दिव्या, हाउ आर यू? देन ठीक है, ओके। फिर लिखता है कि हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, ठीक है। फिर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनमें ना इंडियन नंबर ही नहीं होते, कुछ आउट ऑफ कंट्रीज के नंबर होते हैं, फेक नंबर होते हैं। तो इन लोगों के पास हमारा डाटा ऐसे कैसे पहुंच जाता है कि मैं, मतलब मुझे, मेरे बारे में जान रहे हैं कि आप दिल्ली में रहते हो, ऐसा वैसा। इनफैक्ट मैं नहीं जानती उनको, मैंने उनका नाम भी नहीं जानती। तो वो व्हाट्सएप की कुछ ऐसी सेटिंग्स बताइए सर जिससे ये सेफ्टी जोन आ सके। पहले तो इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जिनको पता है कि वह हैक हो गए, दूसरे जिनको पता नहीं कि वह हैक हो गए। बिल्कुल। हैक सब हो चुके हैं, डेटा आपका ऑलरेडी बाहर है। यदि आप ये सोच के बैठे कि नहीं नहीं ये कैसे चला गया और आप आश्चर्य कर रहे हैं, तो आई एम आश्चर्य, मतलब मैं सरप्राइज हूँ। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये आश्चर्य करने की बात ही नहीं है। बात ही नहीं थी। एक अरे आप आज किसी बिल्डिंग में जाइए, वहाँ मोबाइल नंबर देते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ मोबाइल नंबर देते हैं। आप मॉल में जाइए, वहाँ मोबाइल नंबर देते हैं। आप मोबाइल नंबर के बिना आप जी ही नहीं सकते। आज की डेट में ऑटो रिक्शा में ना बैठने देगा कोई मोबाइल नंबर के बिना, हालत ही हो गई है। मतलब आपको पेमेंट के टाइम पे मांगेगा यूपीआई, आप कहोगे कैश नहीं देंगे कैश, मतलब क्योंकि वो खुले नहीं है वो अपना। तो आपने देखोगे धीरे धीरे धीरे, मैं कई बार किसी बिल्डिंग में गुजरा था, साहब मोबाइल नंबर तो देना पड़ेगा। मैंने कहा है ही नहीं। अरे सर ऐसा थोड़ा ना होता है, आज किसी का मोबाइल, आप मजाक कर रहे हो। मैंने नहीं है भाई, ना, मैंने कहा नहीं है तो नहीं घुसने दोगे? बोले ना। मतलब आप समझ रहे, तो मुझे ऊपर से जिसने मुझे इनवाइट किया था उसको बुलाना पड़ा। मैंने कहा मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं पता कि कल के दिन मेरा मोबाइल नंबर, क्योंकि मैं इसको बोल रहा हूँ, वो यहाँ भी लिखेगा वहां भी लिखेगा, वो क्या कर लेगा मुझे नहीं पता। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग, आई हैव सीन दिस। फिर कई सारी बिल्डिंग में तो आपसे कहेंगे आईडी कार्ड भी दीजिए, तो आईडी कार्ड की कॉपी भी है। फिर कहेंगे आप फोटो भी खिंचाइए, सब कुछ तो ले लिया तुमने, फिर आप पूछ रहे हो कि डेटा जा कैसे रहा है। यस, मैं वही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि सर ये फिर आप कहाँ से आए थे। तो पहली चीज तो हम इतनी जगह डेटा वैसे ही दे रहे हैं, मतलब फॉरगेट अबाउट मोबाइल ऐप के थ्रू तो जा रहा है वो तो अलग बात है, पर हम वैसे भी दे रहे हैं। एक वेबसाइट है haveibeenpwned.com, HAVEIBEENPWNED.com, उस पर जाएं, अपना ईमेल आईडी डाल दें। ओके।
वो आपको बता देगा कि आपका डेटा 50 जगह पड़ा हुआ है, 17 जगह पड़ा हुआ है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट डिटेल, आपके पुराने पासवर्ड्स, आपके लोकेशंस, जो कुछ भी डेटा जगह जगह से लीक हुआ है ना, बिल्कुल, वो कहाँ कहाँ इस वक्त है वो वहाँ पर पता पड़ जाएगा। और ऐसी हजारों वेबसाइट हैं, मैं तो एक का नाम ले रहा हूँ भाई। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसमें किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है बिना कोई चीज हैक किए। मुझे कुछ चीज हैक करने की जरूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं ओपन सोर्स, मतलब ये डेटा वैसे ही पड़ा हुआ है, मैं भी ढूंढ सकता हूँ, आप भी मेरे बारे में ढूंढ सकते हो। और यही डेटा इतना खतरनाक है कि यदि मुझे आपके बारे में सारी डिटेल मिल गए तो मैं आपका नुकसान कर सकता हूँ, आपको डरा सकता हूँ, आपको लालच दे सकता हूँ, आपका भरोसा जीत सकता हूँ। बिल्कुल। मुझे आपके मान लो पिछले 4 पासवर्ड मिले, हो सकता है आपने अभी बदल दिया हो, पर उसमें से 4 में से एक भी मिल गया मुझे। अब मैं आपको एक ईमेल करता हूँ, ठीक है, कि दिव्या जी मैंने आपका मोबाइल हैक कर लिया। कहानी यहाँ से शुरू होगी। ये देखिए आपके ईमेल का पासवर्ड यही है ना, मैंने हैक कर लिया। अब ये आपका करंट पासवर्ड नहीं है, पर चूंकि ये आपका कभी पासवर्ड था तो एक झटका तो लगेगा आपको कि इसको मेरा पासवर्ड पता है, हो सकता है किसी चीज का रहा हो, और आप ट्रस्ट कर लोगे। और फिर नीचे कहानी बनाएगा वो कि मैंने आपके मोबाइल में देखा कि ये कुछ कुछ हो रहा था और ये एक्टिविटीज, और मैंने आपका कैमरा एक्सेस कर लिया, फिर आपकी फोटोज और रिकॉर्ड कर लिया, और फिर मैंने एक वीडियो बना लिया है और वीडियो बड़ा अच्छा बन गया, और क्यों ना ये वीडियो मैं आपके दोस्तों को भेज दूं, आपके रिलेटिव्स को भेज दूं, तो यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ना करूं तो ये एक बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस है, इसमें जरा ये पैसे डाल दीजिए। ये मेल मुझे आज तक लोग मतलब हेल्प के लिए आते हैं कि भाई मुझे एक मेल आ गई, और ये सीईओज होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के। और कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अमित जी वो बिटकॉइन कैसे खरीदे जाते हैं। तो जैसे वो कहता है बिटकॉइन कैसे खरीदे जाते हैं, सर आपको ईमेल आई है। हाँ यार तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा उसमें ये वॉलेट, मुझे वॉलेट एड्रेस तक पता है आज, क्योंकि इतना कॉमनली वो यूज हो रहा है। बिल्कुल। फिर मैं कहता सर छोड़ दो, वो पासवर्ड फर्जी है, वो haveibeenpawned.com में कहीं से निकाला होगा। हाँ। लोग पूरी बात तो भरोसा कर लेते हैं। एक पासवर्ड दिखा दिया, मैंने आपकी एक लोकेशन बता दी ना कि दिव्या आप 27 तारीख को वहां थे ना कनॉट प्लेस में, एंड यू विल ट्रस्ट दैट पर्सन, बिकॉज़ यार ये चीज कैसे किसी को पता हो सकती है। बिल्कुल, हाँ मैं तो सोचूंगी, पर मैं आपकी पिछली कितनी लोकेशन अभी निकाल के दिखा दूंगा, 2 मिनट लगेगा। और ये कोई भी कर सकता है। तो ये चीज पहले लोगों को पता होना जरूरी है कि उनकी लोकेशंस और उनके सारे डिटेल, बेसिक डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेसेस या आपके बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड, ये लोगों को पता है। क्रिमिनल ने आज तक किसी भी विक्टिम से उसका बैंक पासवर्ड नहीं मांगा। ये फैक्ट है। मांगा कभी? आप पूछ लेना कभी किसी से कि मैं किसी बैंक विक्टिम की कंप्लेंट दी, आप गौर से देखें एफआईआर, तो चेक करेंगे कि उस क्रिमिनल मांग ही नहीं सकता। यदि वो मांगेगा ना तो 5 मिनट लगेगा समझने में। वो कहेगा जरा अपना बैंक का पासवर्ड बताइए। हाँ लिखिए ना। अच्छा ये तो बताओ पहले ये कैपिटल है स्मॉल है? नहीं वो पहला वाला कैपिटल है, फिर उसका स्मॉल है, और फिर उसका तीसरे का चौथा फिर कैपिटल है। ओके अच्छा, पर ये नंबर है कि मतलब आई नीड टू मेनी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू नो दैट पासवर्ड। ओके सर, मैं एक झटके में पासवर्ड ले नहीं सकता। ये तो फैक्ट है सर, क्योंकि जब कभी कभी हम लोग जाते हैं बैंक्स में तो ऐसा होता है कि हमारे सिग्नेचर मैच नहीं होते, तो हमारे दिमाग में तो ये चीज रहती है कि यार वो सिग्नेचर हो सकता है हमने सरनेम ना लगाया हो सकता है हमने डी कैपिटल कर दी, क्योंकि एक एक चीज वो वेरीफाई करते हैं बैंक वाले। तो अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो हमारे दिमाग में चीज आ जाती है कि हाँ बैंक से ही होगा। करेक्ट है ना? करेक्ट। तो इसलिए जो हमारा दिमाग है ना एआई की तरह है। बिल्कुल, एआई भी गलतियां करता है और हमारा दिमाग भी करता है। बिल्कुल सर। तो पहली चीज तो ये कि आपका क्रिमिनल सिर्फ ओटीपी लेना चाहता है, और वो ओटीपी कैसे लेगा उसकी टेक्निक्स हैं। बिल्कुल। पर आपके बाकी डिटेल उसके पास है। बिल्कुल सर। सो इस बात में सरप्राइज ना हो, इस बारे में प्रोटेक्टेड रहें। बिल्कुल। पासवर्ड बदलते रहें ताकि यदि लेटेस्ट उसके पता है तो हर महीने बदल लूंगा तो फिर चेंज हो जाएगा। इसलिए चेंज करते रहना चाहिए। सर आपने ये जो एज ग्रुप होता है ना इनका, क्रिमिनल्स का, आपने इतनी सारी लोगों की हिस्ट्री सॉल्व की होंगी, केस हिस्ट्री सॉल्व की होंगी, तो उनमें जो एज ग्रुप्स मिले, कॉमन एज ग्रुप्स आपको कौन से मिले, और उनका जो नेचर होता है नॉर्मली, अगर हमारे घर में ही क्रिमिनल्स का या विक्टिम्स का? नहीं क्रिमिनल्स का। क्रिमिनल्स का, हाँ, क्योंकि हमारे घर में ही कोई बच्चा हो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो इस तरह का क्रिमिनल हो सकता है फ्यूचर में? कुछ भी हो सकता है सर। नहीं बिल्कुल सारे। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि जैसे मैंने बोला था ना, सारे क्रिमिनल्स इनोवेटर्स होते हैं और सारे बच्चे इनोवेटर हैं। तो ये एज ग्रुप आपने मोस्ट कॉमन कौन सा पाया? बड़े खतरनाक है आजकल के बच्चे। मुझे 9 साल का भी क्रिमिनल मिला है। ओके। 9 साल का, जिसने पूरे शहर में तहलका मचा रखा था। और मुझे जो मैक्सिमम क्रिमिनल है वो 16, 17, 18 साल टीनेज बच्चे। फिर 24 साल तक तो बहुत है, मतलब 16 से 24 साल की एज ऐसी है जिसमें बंदे बहुत क्राइम करता है।
सारे करते हैं, मैं आपको सच बताऊं तो सारे, क्योंकि वो रूल्स तोड़ रहे होते हैं। वो रूल मैं उसको भी बोलूंगा क्राइम की, बंदे ने रेड लाइट क्रॉस की, दैट इज ऑल्सो इलीगल, हाँ, और वो उसी एज में हो रहा होता है, क्योंकि उस एज में थ्रिल चाहिए, उस एज में हमें एडवेंचर चाहिए, और मुझे हीरो सिस्टम कंट्री, से, क्योंकि आप अभी तक डिसिप्लिन में होके आए थे, अब आप स्कूलिंग, कॉलेज हाँ, में आ गए हो, जैसे ही बिल्कुल, कॉलेज में आप आते हो आपको लगता है कि अब तो साफ दुनिया हमारी है, बिल्कुल, और फिर वो आप देखते हो रोड रेज हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाई स्पीड चल रही पूरे है बाइक, गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये एज वो है जहाँ पर बंदा थोड़ा सा भी स्लिप हुआ तो वो, मैंने देखा है अभी 18-19 साल के मर्डरर देखे मैंने, गोली मार के चले गए, सब हुआ, ये सब हो रहा है। तो ये एज बड़ी सेंसिटिव है, और प्रॉब्लम यह है कि एक जो मुझे स्कूल से फीडबैक आता है, वो मुझे कहते हैं कि पेरेंट्स की एक कंप्लेन आती है कि जैसे ही बच्चा 14 साल से ऊपर होता है वो अपने माँ बाप से बात करना बंद कर देता है। हाँ, वो कहता है वो स्कूल से आएगा, अपने रूम में जाएगा, पढ़ाई करेगा और चला जाएगा, वो माँ बाप से धीरे धीरे उसका कम्युनिकेशन कम हो जाता है, और उसके बाद सिर्फ झगड़े होते हैं माँ बाप से, बात नहीं हो रही होती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यदि बात बंद हो जाएगी, हाँ, तो पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है लाइफ में आज की डेट में विदेशों से पेरेंट्स के कॉल, ये इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल भी ऐसे ही है। टीनेज बच्चे मतलब वो अपनी फ्रीडम चाहिए उनको, वो बात माँ बाप, और माँ बाप को उस एज में बच्चे बेवकूफ़ समझने लगते हैं कि इनको तो कुछ पता नहीं है। फिर उनको लेटर याद आता है कि नहीं नहीं वो तो इंटेलिजेंट थे। जब वो 30 साल क्रॉस करते हैं तो लगता है यार वो तो सही से बोल रहे थे। लेकिन उस समय तो उनको लगता है कि मैं ही सब जानता हूँ, मैं सारा नई नई knowledge चीजें है। देखते हैं। और कई क्षेत्रों में वो आगे होते भी हैं टेक्निकली, बिकॉज उनकी अवेयरनेस थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो एक्सपीरियंस जिंदगी के हैं वो तो माँ बाप को ही पता है। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, और मुझे बाहर से पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि साहब कोई ऐसी एप्लीकेशन बता दो, टूल बता दो, वाईफाई लॉग एनालिसिस करके या राउटर लॉग एनालिसिस करके मैं पता कर लूँ कि बच्चा बच्ची अपने मोबाइल पे कर क्या रहा है। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि बातचीत बंद हो जाती है, और कई बार अचानक से कुछ फिर ऐसा सीरियस स्टेप उठा लेते वो लोग। तो इसके लिए इंस्टाग्राम ने फीचर दिया फैमिली सेंटर, जिसको बोलते हैं family-center.instagram.com। ये दिया ही इसलिए कि आप 19 साल से छोटे बच्चों को मॉनिटर कर सकें, और ये लीगल है। ओके। वो देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है, उसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, अब्यूजिव वर्ड ब्लॉक कर सकते हैं कि उसको कोई गाली गलौज ना लिखे, ऑब्सीन वर्ड ना लिखे, वल्गर ना लिखे, एज ग्रुप सेट कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंटल कंट्रोल में आ जाती हैं। बिल्कुल। इसी तरह गूगल का एक फीचर है, गूगल फैमिली लिंक करके, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आप अपने बच्चे के फ़ोन में हर एक एप्लीकेशन के लिए टाइम सेट कर सकते हैं कि वो व्हाट्सएप के लिए इतना ही टाइम है, फेसबुक के लिए इतना है, इंस्टाग्राम के लिए इतना है, और बाकी सारी चीज़ें तो कर ही सकते हैं जो सेटिंग्स हैं। हाँ, सिक्योरिटी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, लोकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं, बैकअप्स वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन एंड एक्सप्लोर इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल फीचर। वो इसी पर्पस के लिए कि आप अपने टीनेज बच्चों की मॉनिटरिंग कर सकें। बिल्कुल। क्योंकि 19 साल तक जब तक बच्चा नहीं पहुंचता है, ये माँ बाप की जिम्मेवारी है कि उसको सही गलत का एहसास कराएं। बिल्कुल। वो तो रिवॉल्ट करेगी। हाँ, नया नया देख के तो सर एक्साइटमेंट में गलती करते ही हैं। बिल्कुल सर। अभी 2025 चल रहा है ना, तो सबसे बड़ा थ्रेड रहा हो, कोई ऐसा आया हो या आपको लगता है कि आ सकता है साइबर क्राइम से रिलेटेड? लगातार आ रहा है। देखिए पिछले साल की जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं इंडिया में साइबर क्राइम के थ्रू लॉसेस के, यदि हम फाइनेंशियल लॉसेस को एक बहुत बड़ा पैरामीटर मानते हैं तो 22,000 करोड़ का लॉस हुआ। जो ऑफिशियल है, और मेरे हिसाब से करीब 1 लाख करोड़ का लॉस है। 1 लाख करोड़ यदि साइबर क्राइम के थ्रू इंडिया से बाहर जा रहा है, या मेजॉरिटी ऑफ दिस मनी इज गोइंग आउट, तो ये चौंका देने वाला है। बिल्कुल सर। क्योंकि किसी इंडस्ट्री में जब इतना पैसा आ जाता है ना, तो फिर उसमें हर तरह के सपोर्ट सिस्टम खड़े हो जाते हैं। फिर ना वो जेल जाएंगे, ना प्रोसिक्यूशन होगा, वो हर तरह का सपोर्ट उनको मिलेगा। बिल्कुल। आज की डेट में आपने नोटिस किया कि आपको IVR कॉल आते होंगे कि आपका कुरियर वापस आ गया है, और या ट्राई की रेगुलेशंस आ गई हैं, और आपका सिम का वेरिफिकेशन करना आते हैं। हाँ, सिम वगैरह के लिए तो आते हैं। कितनी बार आए होंगे आपको? सर काफी बार आते हैं कि 15-20 बार आ चुके हैं। हाँ, ऑब्वियसली इनको भी 15-20 बार आए आते होंगे, हैं। आपके घर में भी सबको आए होंगे। अब इस दुनिया, अब इंडिया में 80 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। बिल्कुल। मैं मान के चल रहा हूँ कि 80 करोड़ में से 40 करोड़ को आ चुके हैं, और 40 करोड़ को कम से कम 20-20 बार आ चुके हैं। बिल्कुल। मतलब 800 करोड़ कॉल किए जा चुके हैं। बिल्कुल। यदि 800 करोड़ कॉल IVR से कराए जाएंगे तो खर्चा कितना होगा सर? सोच भी नहीं सकती मैं तो। बिल्कुल। मतलब कि क्रिमिनल के पास इतना पैसा है इन्वेस्ट करने को, उसका रिटर्न नहीं है। हाँ। वो किए जा रहे हैं वगैरह, उसमें से एक भी फंसेगा तो रिकवर। बस
तो आप सोच रहे 15-20 करोड़ 25 करोड़ जो भी इसका बिलिंग होगी वो हो रही है, पैसा दे रहा है, वो फ्री में थोड़ा ना हो रही है कॉल। बिल्कुल। ये आज चुनाव होते हैं और 4 वोट मांगने के कॉल आ जाए तो आप नेताजी से पूछो कितना बिल आ जाता है। सही है। वो कहते हैं साहब ऐसा कीजिए अभी इस क्षेत्र में करा दीजिए, फिर उधर नहीं कराने आप क्योंकि बहुत खर्चा हो जाएगा, फिर सरकार को भी बताना होता है, सारे कहानियां होती हैं। यस यस यस। क्रिमिनल तो रुक ही नहीं रहा है, क्रिमिनल तो किए ही जा रहा है, कोई रेगुलेशन ही नहीं है। वो कितने भी आईवीआर कॉल, और आईवीआर कॉल का प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको आईवीआर कॉल आती है तो आप उस पर भरोसा कर लेते हो। बिल्कुल सर। आपको लगता है यार ये थोड़ी ना क्रिमिनल करेगा। हाँ, इनको क्या मतलब अभी तो रिकॉर्डेड हाँ लड़की बात कर रही है, कह रही है कुरियर फंस गया, तो बात कर लेते हैं एक बार, वही मामला गड़बड़ हो जाता है तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स नहीं करनी है। अब ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, कॉल्स वही उठानी है जो हाँ, क्योंकि आप अच्छा आप ये जरा समझिए, लोग कहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस में लोग कैसे भरोसा कर लेते हैं कि ये फर्जी पुलिस जबकि होती है और या लीगल नोटिस भेज रहे हैं आपको, हाउ डू यू बिलीव। और ये 6-6 दिन 7-7 दिन 15-15 दिन लोग डिजिटली अरेस्टेड रहे। आपको पता है डिजिटली अरेस्ट में कैमरा ऑन रहेगा, बात करते रहेंगे, किसी को बताएंगे नहीं कि मैं डिजिटली अरेस्टेड हूँ, बिल्कुल, और पैसा देते रहेंगे उसको जब तक पूरा पैसा खत्म ना हो जाए। कैसे हो जाता है, और ये उन लोगों के संग हो रहा है। देखो डिजिटल अरेस्ट वाले केसेस किसी गरीब के साथ नहीं हुए, नहीं वो तो रिच पीपल के साथ, वो तो उन्हीं के संग हुए जिनके करोड़ों थे, जिनके क्योंकि एवरेज ही 50-60 लाख का लॉस हुआ है। 7 करोड़ का ही व्यक्ति का गया, 3.5 करोड़ एक कंपनी के वीपी ने दिए। नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद की केसेस देखोगे तो एवरेज लॉस 50 लाख का है एक डिजिटल अरेस्ट का, और 50 लाख जिन लोगों के अकाउंट में होंगे, तो उससे 2 चीजें क्लियर होती हैं। एक, क्रिमिनल को पता था कि आपके पास तो पैसा है, तभी उसने आपको टारगेट किया। दूसरा कि उसने सारे मतलब कभी ऐसा नहीं होगा डिजिटल अरेस्ट हुआ मेरा 5,000 का नुकसान हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है ऐसे लोगों पे जिनका पैसा, क्योंकि वो खुद भी पैसा लगा रहा है ना। हाँ, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी है। दूसरा, वो 5,000 लूटने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करेगा, वो तो यूट्यूब लाइक करके पैसा कमाओ, इन्वेस्टमेंट करके डबल कर लो, वो वाले तरीके उसके लिए, वो अलग मैटर है। पर ये यूट्यूब लाइक वाला, यदि आप इन्फोसिस के वीपी को या किसी बिजनेसमैन को बोलोगे तो वो थे ना 150 रुपए के लिए फंसेगा। सो मोडस ऑपरेंडी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेट ऑफ टारगेट्स। सो डिजिटल अरेस्ट स्पेशली डिजाइन किया गया है अमीर लोगों के लिए, और लोगों को पता ही नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। मुझे भी नहीं पता थी सर, होती नहीं है। देखिए लोगों को पता है, अंदाजा नहीं, मुझे भी नहीं पता थी। दूसरा, अब आपका खेल शुरू होता है एक आईवीआर कॉल से, जिसमें एक मधुर आवाज में कोई बोल रहा है कि आपका कुरियर आ गया है वापस, और प्रेस 9 टू कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, 9 दबाइए और हमारे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। तो आपको लगता है शायद कोई कुरियर भेजा गया होगा, कुछ कहीं हो गया होगा, आपने नहीं भेजा है कुरियर, आपको पता है, फिर भी आप 9 दबा देते हो। लालच इंडियंस है ना सर, लालच की हाँ कोई तो कुरियर है। हाँ, कि क्या पता किसी ने कुछ भेज दिया हो। अब 9 दबाया, सामने वाला बंदा कॉल सेंटर पे बोलेगा हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। आप कहोगे सर वो हमारा कोई कुरियर उरियर आ गया था वापस, वो कहाँ है, क्या दिक्कत है। आपका कुरियर, उसने नहीं बोला आपका कुरियर, आप बोल रहे हो आपका कुरियर। तो पहले आईवीआर ने आपके दिमाग में सीड इन कर दिया कि आपका कुरियर है, और आपने मान लिया कि मेरा कुरियर है। जब आपने मान लिया कि मेरा कुरियर, तो आधी लड़ाई तो मैं जीत गया ना। वो जो चीज है ही नहीं वो चीज आप मान चुके हो। बिल्कुल। अब वो बोलेगा अच्छा अपना नाम बताइए, अपना ये बताइए, वो बताइए, आपने सारा बता दिया। ओके। अब आपके हाँ सर आपका तो कुरियर है, और उसमें अच्छा हाँ आया, यू आर राइट सर, आया कुरियर आपका, ये एड्रेस है ना आपका। हाँ सर, तो उस कुरियर में तो ड्रग है, उस कुरियर में तो करेंसीज मिली है, उस कुरियर में तो पासपोर्ट है इलीगल, इसके खिलाफ तो एफआईआर हो रखी है सर। अरे नहीं सर ये मेरा कुरियर नहीं है सर, क्या बात कर रहे हो, मैं क्यों ऐसा करूंगा सर। अरे अभी आप बोल रहे हैं आपका कुरियर है, रिकॉर्डिंग है। हाँ अभी आपने बोला सर आप ही कुरियर में, और आपका डिटेल मैच कर रहे हैं सर। अरे नहीं सर मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं तो अब पीछे आ गए। नहीं सर इस पे तो एफआईआर हो रखी है सर, इसमें तो मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच चल रही है, और फंस गए आप तो कह अरे नहीं सर मैं क्यों भेजूंगा सर, आप कमाल कर रहे हो सर, आप ये तो मुझे कॉल आई थी। अच्छा आपने कुरियर, आपका कुरियर नहीं है ना। नहीं सर मेरा कुरियर नहीं है। तो फिर आप डर क्यों रहे। हाँ आप एक काम कीजिए, मैं अभी मुंबई क्राइम ब्रांच से आपको कनेक्ट करता हूँ, आप सीधे बोल देना उनको कि आपका कुरियर नहीं है। हाँ सर मैं बोल दूंगा, पूरा बोल देना आप, मामला वही रफा था, जब आपका है नहीं तो आप क्यों डर रहे हो। हाँ सर आप मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करो। आपने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, कनेक्ट करके। अब वो मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करेगा। अब एक बंदा और आ गया रोल में, वो बोलेगा हाँ साहब बताइए क्या प्रॉब्लम है। हाँ सर वो मेरा कोई कुरियर आया था। गया खेल। अब आप ही बोल रहे भाई, बोले थानेदार गया अच्छा हाँ बताओ जरा अपना, फिर वो डिटेल लेगा फेक वाला, ये बताओ सारा आपने खुद ही बता दिया, फिर डाटा दे दिया आपने। जैसे अपना आधार पैन ये बताया, उसने तुरंत बगल में पास ऑन किया, उसने एक अरेस्ट वारंट प्रिंट आउट लेकर लिया उसी डिटेल से।
निकल गया प्रिंट हाउस, फोटो लेके उसकी। अरेस्ट करने अब आप बातचीत करेगा, हाँ साहब इसमें तो ड्रग मिली है, इसमें तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इन्वॉल्व है, इसमें तो सीबीआई भी इन्वॉल्व है, इसमें तो मुंबई क्राइम ब्रांच भी इन्वॉल्व है, आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला। अरेस्ट वारंट सर मेरे खिलाफ क्यों सर? अरे आप खुले कैसे घूम रहे हो यार, आप बाहर कैसे हो, आपको तो जेल में होना चाहिए और वीडियो कॉल कर रहे हो मुझे। अब आप और नहीं सर अरेस्ट वारंट मेरे खिलाफ कैसे होगा, नहीं आप तो जेल जाना चाहिए सर, एक काम को। अब आप वो कहेगा नहीं सर अब मैं ऐसे कैसे, तो सुलटा लो, तो कहेगा देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिजिटली अरेस्ट हो जाओ या फिजिकली अरेस्ट हो जाओ। ओके, आपको दो ऑप्शन देंगे, आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? फिजिकली तो ऑब्वियसली नहीं नहीं होंगे। करो। हाँ। वो सवाल ही ऐसा पूछ रहा है, उसको पता है कि तुम करोगे, जबकि डिजिटली अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं, समझ लो। वो ऐसा ऑप्शन है कि या तो स्वर्ग ले लो या स्वर्ग ले लो। या तो स्वर्ग ले लो या तो स्वर्ग ले लो। तो आपको यार ये उसमें ऑप्शन कहाँ है? ऐसी वाली कहानी कर दी। यस सर। तो आपने डिजिटल अरेस्ट कर लो सर, खुद ही स्वीकार किया ना। हाँ बिल्कुल, कि कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं अरेस्ट रहूंगा मैं। ठीक है, तो आप अपना वीडियो कॉल बंद नहीं करेंगे, हाँ 24 घंटे चार्ज रहेगा फोन बंद किया तो एनएसए लग जाएगा, 20 साल की जेल है। और सीधे मेरे से कनेक्टेड रहिए, वॉशरूम भी जाएंगे तो परमिशन लेके जाएंगे। ट्रॉमा। लोग 7 दिन, सोचिए 24 घंटे आप वीडियो कॉल पे हो, और उसके बाद वो फिर आपसे कहेगा कि अपना सारा पैसा इस अकाउंट में डाल दिए क्योंकि उस पर जांच चल रही है, ये तो आपने इलीगल तरीकों से कमाया है। नहीं सर, नहीं तो हम देखेंगे ना, इलीगल पैसा यहाँ डालो पहले, तो आप सारा डाल देते, तो फिर आपसे यहाँ पे तो पेनल्टी लग गई। हाँ। तो आप कहोगे फिर तो आप और पैसा दीजिए, 7-8 लाख, वो आप लोन लेके दे देते हो उसको, और बैंक में जाके आरटीजीएस कर रहे होते हो। तो एक केस हुआ जिसमें एक बैंक के अंदर एक पुलिस वाला गया था किसी काम से, तो बैठा हुआ था वहाँ, और एक बंदा बैंक मैनेजर से झगड़ा कर रहा है कि जब लोन आ ही गया है तो फिर आप ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हो, और आप समझ नहीं रहे हो मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ऐसे चिल्ला, मतलब घबराया जा रहा है, चिल्ला जा रहा है, उसके चेहरे पे घबराहट भी है। तो जो पुलिस वाला था उसने नोटिस किया कि उसके यहाँ पर फोन है और उसमें लाइट जल रही है। ओके। तो वो समझ गया कुछ गड़बड़ है, वो क्या कि सर 1 मिनट इधर आओ, क्या प्रॉब्लम क्या? बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वो तो वो बताएगा नहीं हाँ बेचारा कैसे, उसको तो बोला गया नहीं, और वैसे हाथ रखने नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे सर आप पहले फोन बंद कीजिए, आप समझ नहीं रहे आप किस प्रॉब्लम। नहीं सर आप कोई दिक्कत ही नहीं, वो बेचारा क्योंकि कर्नल से कि वो डिजिटली अरेस्टेड है, वो बोल नहीं सकता किसी को, वरना 20 साल की जेल है। बिल्कुल उसके दिमाग में। पुलिस वाले ने फिर अपना कार्ड दिखाया कि मैं पुलिस से हूँ। भाई मेरी बात सुन, एंड देन ही गॉट कन्विंस, और उसको फिर समझाया कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये इस बंदे ने वो पेनल्टी देने के लिए लोन ले लिया था, और वो लोन ट्रांसफर करने आया था, और बैंक कह रही थी वो लोन डिसबर्सल में टाइम लगेगा, और ये कह रहा था कि मैं तो डिस्ट्रिक्ट, मैं तो सोच रहा था कि मैं तो डिजिटली अरेस्ट हूँ, मुझे तो जल्दी पेनल्टी देनी है, वरना तो ये पता नहीं क्या कर देंगे, फिजिकली अरेस्ट कर लेंगे। ये ट्रॉमा होता है सर, बहुत गंदा ट्रॉमा। अभी मैं मतलब हंसी, लेकिन जब बाद में आपने बोला लोन लिया, ये तो बहुत ही वैसा था सर, लिटरली। सर आपने जो ये स्टोरीज बताई हैं, काफी ज्यादा ऐसी स्टोरीज हैं कि बिल्कुल रिलेटेबल है, ये नॉर्मल लाइफ में हमारी चलती रहती है कहानी, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में चलती रहती है। तो हम इस सेगमेंट को खत्म करने से पहले अगर आपको कुछ स्पेशल चीजें हैं जो ऑडियंस को बोलनी है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं सर। देखिए 2-4 चीजें मैं जरूर बता के जाऊंगा। पहली चीज तो लगातार केसेस हो रहे हैं कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो जाता है, और व्हाट्सएप इसलिए हैक हो जाता है क्योंकि ओटीपी चुराने के बहुत सारे तरीके हैं। बिल्कुल। और हम ये मान के चलते हैं कि यदि ओटीपी नहीं बताएंगे तो सिक्योर है, पर ओटीपी कोई बताता थोड़े ना है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिव्या अपना ओटीपी बताना, हाँ लिखिए ना, ऐसा कभी नहीं होता। मैं कुछ गेम करूंगा और आपका ओटीपी निकाल लूंगा। बिल्कुल। तो चलो आपका ओटीपी चुराने के जो 10-12 तरीके हैं मैंने बताए कई बार, अगली बार आएंगे तो शायद 13-14 हो जाएंगे, 2 और बढ़ जाएंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। बिल्कुल। तो एक परमानेंट सोल्यूशन ये है कि ये तरीके तो बढ़ेंगे। आप अपने व्हाट्सएप को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लें। ठीक है। जैसे वो कर लेंगे, अब आपका ओटीपी चला भी जाएगा तब भी कोई व्हाट्सएप हैक नहीं कर पाएगा। ओके। उसके लिए क्या करें, सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट्स करके ऑप्शन आएगा, उसमें चौथा ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। यस, क्योंकि लोग डिफॉल्ट डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। हाँ। तो वो तो क्रिमिनल को वैसे ही पता पड़ जाएगा। उसके बाद एक ईमेल भी मांगा जाएगा, वो ईमेल भी डाल दें ताकि यदि आपका पिन कोड आप भूल जाएं तो ईमेल से रिकवर कर सके। ओके सर। आप ये सेटिंग कर लेंगे, और वो पिन यदि दुनिया में आपने किसी को नहीं बताया तो आपके व्हाट्सएप में कोई दूसरा घुस ही नहीं पाएगा। सॉल्व हो गया इशू। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में ज्यादा होता है, क्योंकि अपना बॉयफ्रेंड भी नहीं घुस पाएगा, और दूसरी बात है कि आपका फोन भी चोरी हो गया तब भी नहीं देख सकता। बिल्कुल सर। मतलब सब कुछ कर लेगा पर व्हाट्सएप नहीं देख पाएगा। हाँ। हो सकता फोन का पिन भी अनलॉक कर ले पर व्हाट्सएप नहीं। बिल्कुल सर। सर आपने ये प्रॉब्लम जो बताई ना, ये अभी मेजरली चल रही है कपल्स के बीच में, एक दूसरे को व्हाट्सएप हैक करके चैट्स पढ़ना, है ना। तो ये 2 स्टेप तो सब कर ही ले, मामला सॉर्ट आउट हो गया। सॉर्टेड हो चुका है। फेसबुक का मैं करा ही चुका हूँ। यस सर। इंस्टाग्राम
कि हाँ। सेटिंग्स जरूर जाए। सेटिंग्स कभी कोई देखते ही नहीं है कि क्या सिक्योरिटी सेटिंग्स है। बस लाइक एंड कमेंट देखते हैं। और रील डालना शुरू कर देते हैं, उसमें जाएं, उसमें बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको काफी सारे थ्रेट से बचा लेंगे। और बिल्कुल। 2 फैक्टर जरूर कर लें। जब मेरे पास बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के कॉल आते हैं ना कि साहब मेरा इंस्टा पेज हैक हो गया, मेरा हाँ। यूट्यूब हैक हो गया, मेरा 2 फैक्टर था नहीं, तो मैंने कहा फिर तो यही बात हो गई कि घर में हीरे रखे और ताला भी नहीं लगाया, ये तो वाली बात हो गई। फिर आप कहते हो आओ और लूट के जाओ। आओ जाइए आइए साहब। बिल्कुल। तो वो प्लीज कर ले, सारे अकाउंट आपके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होने ही चाहिए। चाहिए बिल्कुल। अपने फोन का जो जीमेल है, यदि वो जीमेल किसी और डिवाइस में लॉग्ड इन है, बिल्कुल, तो ये मान के चलिए कि आपका डिवाइस का एक्सेस मेरे पास है। ओके। जैसे इस फ़ोन में जो जीमेल है, यदि वो मेरे लैपटॉप में भी लॉगिन है, या मेरे घर के पीसी में भी है, मेरे ऑफिस के सिस्टम में है, या मेरे टैबलेट में है, या मेरे किसी दूसरे फ़ोन में है जो भी ड्रॉर में पड़ा है जिसको मैं यूज़ भी नहीं करता, ये सबके संग होता है ऐसा। वो जो दूसरा फ़ोन जिसमें मेरा लॉगिन है, यदि मुझे 10 सेकंड के लिए मिल गया तो मैं आपकी ज़िंदगी में क्योस क्रिएट कर दूँगा। मैं उस जीमेल से आपका फ़ोन एक्सेस कर सकता हूँ। बिल्कुल, जीमेल जो तो लोग हर जानते जगह हैं। लगती है। बिल्कुल सर। तो आप ना जीमेल कहीं भी लॉगिन करके ना भूलें, उसको लॉग आउट कर लें। बिल्कुल। और आप अपने मैनेज डिवाइसेस में जाएंगे ना, गूगल की सिक्योरिटी सेटिंग्स में दिख जाता है, मैनेज डिवाइसेस में आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ से आपका जीमेल लॉगिन है। जहाँ जहाँ आप नहीं चाह रहे हो हटा दें वहाँ से। बिल्कुल। क्योंकि यदि किसी के भी हाथ में पड़ गया तो ना सिर्फ आपकी लोकेशंस निकाल लेगा, आपके फोटोज, पिक्चर्स, Banking। पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी मिल जाएंगे उसको, और Yes। आपके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल भी कर सकता है यस। रिमोटली। तो ये खतरा बहुत बड़ा होता है। और फिर लोग मेरे पास आते हैं कि साहब मैंने तो फ़ोन में कुछ किया ही नहीं और मेरे तो पैसे निकल रहे हैं और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। गलतियां कर रहे हैं, इस वजह से सारी तो चीजें ये हो कुछ रही चीज़ें हैं जो मैंने, जो कॉमन चीज़ें हम बताइए। यूज़ करते हैं फ़ोन में, ये गाइडलाइन दे रहा हूँ। बाकी जो ये पॉडकास्ट है, यदि आप सिर्फ खुद देखेंगे और मजे लेंगे हैं। तो भी आपका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। यदि आपको सब कुछ पता है और आपके घर में सबको नहीं पता, तो भी आप ही इनसिक्योर। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि फ़ोन उनका हैक होगा, लुटोगे आप। यस। बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दिया, वो गलती करेगा, लुटोगे आप। तो ये बातें सबको बतानी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक ये सब तक नहीं पहुंचेंगी हम तब उतने तक ही हाँ, ये साइबर क्राइम को रोकना एकमात्र तरीका यही है कि हमें पता रहे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें यूज नहीं करने और कौन से ऐसे फैक्टर्स जो हमें यूज करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं सर का शुक्रिया करना चाहूंगी। शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। आप सर के बारे में रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा कि सर कितने हेल्पफुल हैं हमारी लाइफ को लेके। और मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि हमेशा खुश रहिए, एपिसोड्स को देखते रहिए और आपको एंटरटेन करने में मैं कोई कमी नहीं रखूंगी। थैंक यू।